Hello, good morning everyone. So, nice to meet you again. So, today we will start the topic exercise 1.2 for the class 6th. Okay, subject same, our mathematics. So, today we will read the class 6th mathematics exercise 1.2. There are in the exercise 1.2 is the one thing is that succeeding and preceding. What is the succeeding numbers and what is the preceding numbers? There are 2 points, succeeding and preceding. As a names, it proves that success. As a names, it proves that success. Success means what? And preceding. DEEING. No, preceding. It's okay. सक्सेस मीन्स व्हाट? इंक्रीमेंट. सक्सेस का मतलब क्या होगा? हम कुछ इंक्रीमेंट करेंगे कहाँ पर? अपनी ही कुछ फील्ड में. तो सक्सेस क्या होती है आपकी? इंक्रीमेंट. तो हमेशा क्या करते हैं, कोई भी नंबर गिवन है उसमें +1 कर दो, तो जो आएगा वो क्या होगा? सक्सीडिंग. एक स्टेप को सक्सीड कर लिया मतलब आप उसमें एक जोड़ दो किसी भी नंबर के अंदर. प्रीसीडिंग के अंदर क्या करते हैं हम? प्रीसीड करना मतलब घटना, नीचे जाना. और नीचे कब जाएंगे हम? तो -1 कर देंगे. तो कहने का मतलब अगर आपसे सक्सेसर पूछे या सक्सीडिंग पूछे तो आप क्या कर दो, उसके अंदर +1 कर दो. प्रीसीडिंग पूछे तो क्या कर दो? -1 कर दो. ठीक है. अब आपसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है 3 कॉन्जुकेटिव सक्सीडर. किसके? 70259 के. कहा गया है 3 कॉन्जुकेटिव. What is mean of the consecutive? What is mean of the consecutive? ये consecutive का मतलब ही क्या होता है? नहीं आ रहा मुझे समझ में कि consecutive का मतलब ही क्या होता है. consecutive मतलब होता है जैसे लाइक 2, 3, 4, ये तीनों जो लगातार चलते हैं वो क्या है? consecutive नंबर. हम लिख सकते हैं x हुआ, x+1 हुआ, x+2 हुआ. क्या चल रहे हैं ये लाइन से? कॉन्जिकेटिव मतलब ये लगातार कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं हमारे. पहले x फिर x+1 फिर x+2, तो ये क्या हो गया हमारे? कॉन्जिकेटिव नंबर्स हो जाते हैं. तो आपको बताना है कि इसके 3 कॉन्जिकेटिव जो सक्सीडर है वो क्या होंगे. तो सक्सीडर अगर मैं लिखूँ इसके तो देखो क्या करती जाऊँ मैं? +1 करती जाऊँ. पहला तो बनेगा इसका क्या? 70259 +1. ठीक है, क्या बन गया ये? 70260 बन गया. ठीक है. फिर इसमें इस वाले में एक और सक्सीडर कर दूं मैं 260. अगला क्या बन जाएगा मेरा? 70261. फिर 70261 में मैं एक और सक्सीडर कर दूं, क्या बन जाएगा मेरा? 70262. तो कहने का मतलब इसके 3 जो कॉन्जुगेटिव आएंगे वो क्या आएंगे? These are my 3 consecutive of the successor. लाइक उसी तरीके से क्या करना है आपको? इस फर्स्ट का सेकंड वाला क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ एक नंबर कहा गया है इसके 3 प्रीसीडर लिखो. प्रीसीडिंग में क्या करेंगे हम? इसकी जगह -1 करते जाएंगे और तीनों के तीनों लिख देंगे. कॉन्जुगेटिव मीन्स जो बिल्कुल पास पास के हों. तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसे पहला क्वेश्चन भी खत्म कर दिया. सेकेंड क्वेश्चन है आपका अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन द असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. We have already told yesterday about the what is the ascending order and what is the descending order. So ascending order, अगर आपको ascending order बहुत ब्रीफ में समझना है तो कल मैंने समझाया था इसको 5th क्लास वाले टॉपिक में. अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन ascending order और आपको नंबर्स दिए हुए हैं 245 6890. 245 6890. सेकेंड नंबर है आपका 274580. थर्ड नंबर है 65432913 एंड लास्ट है आपका 485673.
इसने कहा आपको किसमें जमाना है आपको ये असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। मैंने कल ही बताया व्हाट इज योर असेंडिंग नंबर्स एंड व्हाट इज योर डिसेंडिंग नंबर्स। असेंडिंग मतलब होता है चढ़ना, तो हम कहाँ से चढ़ते हैं, हमेशा नीचे की तरफ से चढ़ते हैं और ऊपर की तरफ जाते हैं। डिसेंडिंग मीन्स क्या होता है, उतरना। असेंडिंग मतलब क्या होता है, चढ़ना। डिसेंडिंग मतलब क्या होता है, उतरना। तो मतलब उतरेंगे कैसे, ऊपर से नीचे की तरफ ही तो उतरेंगे, तो ये होता है। तो कहने का मतलब ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट जो जाए वो तो क्या है हमारा डिसेंडिंग, और जो स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट को जाए वो क्या होता है हमारा असेंडिंग होता है। लेकिन अब इसे याद कैसे रखें कि डिसेंडिंग, देखो डी मतलब होता है हमेशा किसी भी चीज़ के आगे जब डी लग जाता है वोकैबुलरी के अंदर तो वो हमेशा दिखाता है कमी को दिखाता है, या आप कह लो घटने को दिखाता है, या किसी चीज़ को डाउन जाने को दिखाता है। हमेशा जब इसे प्री होता है, हमेशा वोकैबुलरी में प्री शब्द आगे लगता है और एक डी शब्द लगता है। तो ये प्री और डी जैसे अपने होता लाइक का अपोजिट होता है डिसलाइक, तो क्या लगा डिस लगा, तो मतलब ये डी वाले जो शब्द होते हैं ना वो हमेशा नेगेटिव सेंस देते हैं। नेगेटिव सेंस मतलब अपोजिट सेंस देते हैं, मतलब उल्टा चलते हैं, मतलब वो कम की तरफ दिखाते हैं। डिसलाइक मतलब कमी, कैसे भी करके कमी को शो करता है ये डी वर्ड। प्री क्या करता है, हमेशा आगे बढ़ने को शो करता है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है डिसेंडिंग, मतलब डी आ गया मतलब कहीं ना कहीं डाउन जाना है, और डाउन हम कैसे जाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ डाउन जाते हैं। तो ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। सो अब यहाँ पर इस थ्योरी को अगर हम अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या मिलने वाला है मुझे। सबसे पहले मुझे इन नंबर्स में इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए कि किस किस में। रीडिंग करके देखूँ मैं, अगर मैं इसको रीड करके देखती हूँ, यहाँ पर देखो मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ 2 4 5 6 8 9 0, ठीक है। सेकंड नंबर लिख रही हूँ 2 7 4 5 8 0, थर्ड लिख रही हूँ 6 5 4 3 2 9 1 3, ठीक है। और लास्ट लिख रही हूँ 4 8 5 6 7 3, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई द कोमास अकॉर्डिंग टू योर नंबर। क्या होता है, हम पहले 3 संख्या छोड़कर लगता है, देन आफ्टर दैट 2 डिजिट्स, ओके। हियर फर्स्ट 3 एंड लास्ट 2 डिजिट बाद, सबसे पहले 3 के बाद फिर 2 के बाद लगता है, फिर पहले 3 के बाद फिर 2 के बाद लगता है। तो मैंने इसको रीडिंग करने के लिए बना लिया इक्वली कि आखिर ये नंबर क्या है। देखो अगर हम इसको पढ़ती हूँ यूनिट या थाउजेंड और ये लाख, तो कितना बन रहा है 24 लाख के समथिंग ये बन रहा है। ये बन रहा है यूनिट, थाउजेंड एंड लाख, तो ये 2 लाख के समथिंग बन रहा है। ये तो 2 ही लाख रह गया और ये 24 लाख पे पहुँच गया। इधर वाला देखो ये तो करोड़ पे पहुँच गया, क्योंकि ये थाउजेंड, ये लाख और ये करोड़, 6 करोड़, तो ये बहुत बड़ा हो गया। फिर ये कितना बन गया हमारा, ये बन गया आपका यूनिट लाख, यूनिट थाउजेंड एंड लाख, तो ये 4 लाख हो गया। हम क्या निकाल रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर निकाल रहे हैं। तो असेंडिंग क्या कहता है, हमेशा छोटे से लेकर के ऊपर की तरफ चढ़ना, मतलब नीचे से लेकर के ऊपर की तरफ। सबसे छोटा कौन सा है, 24 लाख, 2 लाख, 4 लाख, राइट, एंड 6 करोड़। तो कौन सा हो गया, साफ दिख रहा है 2 लाख वाला सबसे छोटा है इनमें से। अब तक इनमें सबसे छोटा कौन सा है, 2 लाख वाला। तो लिख दूं यहाँ पर मैं 2,74,580। भले अब यहाँ कोमा भी ना लगाओ तो चलता है, लेकिन फिर भी आप लगा दो, अच्छा रहेगा। सेकंड नंबर क्या है आपका, सेकंड नंबर है आपका समथिंग लाइक कुछ 2 लाख के बाद कितना आएगा, 4 लाख वाला आएगा। तो लिख दो 4 लाख वाला, 4,85,673। 4 लाख वाला भी हो गया, ये भी हो गया, सॉरी ये नहीं हुआ, ये हो गया और ये हो गया। अब 2 नंबर बच रहे हैं, साफ दिख रहा है मुझे ये तो करोड़ में पहुंच गया, तो पहले यही आएगा 24 लाख वाला। तो लिख दूं मैं 24,56,819 एंड लास्ट में लिख दूं 6,54,32,913। तो क्या किया मैंने, इस तरीके से जमा दिया। और मुझे पता है असेंडिंग ऑर्डर मतलब इधर की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है, तो मैं लिख दूं इस तरीके से, ये लीजिए। तो ये मेरा क्या मिल गया, मुझे असेंडिंग ऑर्डर में मिल चुका है। किस में मिल चुका है मुझे, ये मेरे असेंडिंग ऑर्डर में मिल चुका है। अगर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहूँ तो क्या होगा, बड़े से लेकर के छोटा उल्टा लिख दो। सबसे पहले क्या आएगा आपको, यहाँ बड़ा होगा, फिर उससे छोटा,
फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा। तो इस तरीके से असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ही आपको कर लेने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 2 दोनों आपके ऊपर है कि दोनों के जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं वो आपको ही करने हैं। उसके बाद में आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज सीइंग दैट विच इज ग्रेटर। बहुत ही इजी और बहुत ही मामूली सा सवाल हो गया अब तो आपके लिए। ये क्या है? 57, 28 एंड 45। ये बनता है आपका 5,70,845। अब बन रहा है नेक्स्ट वाला 5,96,000 सॉरी 69 569,784। कहा गया है कि इन दोनों नंबर्स में से बताओ आपको कि कौन सा वाला बड़ा है और कौन सा वाला छोटा है। अब मैंने बताया कि जब भी आपको छोटा बड़ा पता करना है, सीधी सी बात है, आप लोग इनमें पहले कॉमास पुट करो। तो ये बन रहा है लगभग 5 लाख समथिंग और ये भी लगभग बन रहा है कितना 5 लाख समथिंग बन रहा है। तो 5 लाख है, ये भी 5 लाख के दोनों सेम है। हट जाओ वहाँ से, अगले पे जाओ, 1000 पे आओ, ये 70,000 है और ये 69,000 ही रह गया। तो कौन सा बड़ा हुआ? ये वाला बड़ा हुआ। तो ये वाला बड़ा है तो उसके बीच में ये फाइंड आउट कर दो। क्या आप लिख सकते हैं लाइन बनाकर? थस 5,72,845 इज ग्रेटर देन द 5,69,784। ओके, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन आपको बोला गया है फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स फ्रॉम ईच सेट। आपको कोई सेट दिया हुआ है और नंबर्स का बहुत सारे नंबर्स हैं यहाँ पर, और कह दिया कि आपको इनमें से सबसे छोटा फाइंड आउट करना है और सबसे बड़ा फाइंड आउट करना है। तो वो नंबर्स का सेट क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट 4356 4356 4982 4270 एंड 4451। आपको कह दिया कि आपको इसमें से बताना है कि आपका कौन सा वाला नंबर ग्रेटेस्ट है और कौन सा वाला नंबर आपका क्या है स्मॉलेस्ट। तो आपको लिखना किस तरीके से? ग्रेटेस्ट। ये ग्रेटेस्ट डिजिट वाला नंबर नहीं है बच्चों, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, बस आपको ये बताना है कि इन चारों में से सबसे बड़ा तो कौन है और सबसे छोटा कौन है। तो देखो सारे 4000 है, 4000 4000 4000 एंड ये भी 4000 है। मतलब डिफरेंस किस में होगा? हंड्रेड्स में होगा डिफरेंस। तो देखो पहले डिजिट तो क्या है, सबकी सेम है। तो अब पहले डिजिट में तो हम डिफरेंस नहीं कर सकते, दूसरी में करो। यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। बताओ सबसे छोटी किस में है? ये तो 300 समथिंग बन रहा है, ये 900, ये 200, ये 45, मतलब ये 200 समथिंग बन रहा है, तो ये छोटा हो गया। 4270 क्या हो गया? सबसे स्मॉलेस्ट इनमें। ग्रेटेस्ट में देखो सेकंड डिजिट में सबसे बड़ा कौन है? ये वाला 4982। तो मुझे पता चल गया मेरा क्या होगा 4982 मेरा क्या होगा इसमें ग्रेटेस्ट नंबर। आगे आप पता भी कर सकते हैं, आपको दिख भी रहा होगा कौन सा वाला बड़ा है और कौन सा वाला छोटा है। सो इस तरीके से योर 1.2 एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। दिस एक्सरसाइज इज वेरी इजी। सो टुडे वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 1.3. ओके, दिस एक्सरसाइज हैज़ ओनली वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम मतलब नहीं होता कि आपको वर्ड प्रॉब्लम पढ़ाई जाती है कि अगर मैं इतनी 5 रुपए के 2 पेन ला रही हूँ तो 10 पेन कितने के लाऊंगी, या फिर मैं कह दूँ कि 50 रुपए के मैं 10 पेन लाई हूँ तो एक पेन की वैल्यू क्या होगी, या मैं कह दूँ कि मैंने इतने रुपए की तो नोटबुक खरीदी, इतने रुपए के पेन खरीदे, इतने रुपए के पेंसिल खरीदे, तो बताओ कि मेरा टोटल खर्चा कितने का हुआ। या मैं कह दूं कि मेरे पास 100 रुपये थे जेब में और मैं मार्केट गई और मैं वहाँ से 70 रुपये का सामान ले आई, तो मेरे पास अब जेब में कितने रुपए बचे। तो ये सब क्वेश्चन अब हम 1.3 एक्सरसाइज में देखने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मैथ्स का बेसिक है बेटा। अगर आपको इन चीज़ों की नॉलेज ही नहीं है ना कि ये कितने रुपए का आया कितने का नहीं आया, तो आप घर की कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते। मान लीजिए कि आपको बिल्कुल भी नहीं पता कुछ भी, लेकिन अगर आपको ये कैलकुलेशन आती होगी ना तो आप अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं। अच्छा,
क्योंकि आपको एक कैलकुलेशन आनी चाहिए। आप मार्केट में सब्जी लेने जा रहे हो तो आपको कैलकुलेशंस आनी चाहिए, कोई भी सामान खरीदते हो तो कैलकुलेशन आनी चाहिए, घर में बैठे हो कोई हिसाब लगाना है तो कैलकुलेशन आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हिसाब हमारे बहुत काम आता है। हम हर एक चीज़ में हमारे जो अकाउंट है वो करते हैं और अमाउंट जोड़ते हैं, घटाते हैं, चीज़ें लाते हैं। अगर हमें इसकी नॉलेज नहीं होगी तो हम बाजार में नहीं बैठ सकते, बाजार को हैंडल नहीं कर सकते, या दुनिया को हैंडल बिल्कुल नहीं कर सकते, ना उसे हम फेस कर सकते हैं। आपको ये सब चीज़ें पता होनी ज़रूरी है, वरना कोई भी आपको मूर्ख बना के चला जाएगा और आपको 10 रुपये की जगह 20 रुपये का पता नहीं ठग लेगा। हिंदी में जैसे हम बोलते ठगला, यहाँ पे जिसको आप कह सकते हो कि मतलब चीट करना, कोई भी आपको चीट कर सकता है बहुत जल्दी। इस टाइप के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो एडिशन, 4 ही ऑपरेशन होते हैं आपके मैथ्स में मोस्टली जो हम काम में लेते हैं, वो लेते हैं हम एडिशन। सेकंड हम काम में लेते हैं सब्ट्रैक्शन। थर्ड हम काम में लेते हैं डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके, बहुत बेसिक समझा रही हूँ, इसका बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है इसका, इसे बहुत ध्यान से समझे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, हम ये 4 ही मोस्टली ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं हर एक नॉर्मल कैलकुलेशन के अंदर। ठीक है, तो देखिए एडिशन पे वर्ड प्रॉब्लम कैसे बनती है। सबसे पहले हम एडिशन को देखने वाले हैं। आपको क्या दिया होगा, बहुत सारे सामान दिए होंगे कि वो 1 इतने रुपए का लाया, 2 इतने रुपए का लाया, 3 इतने रुपए का लाया। अब बताओ टोटल वो कितना लाया। क्या पूछा जाएगा आपसे? टोटल पूछा जाएगा। कह देगा कि मैं कोई 3 सामान खरीद के लाया या मैं लाई, या मेरे पास इतने आलू है, इतनी भिंडी है, इतनी गोभी है, बताओ टोटल मेरे पास कितना सामान है। तो बहुत सारी आपको अमाउंट दे दे, क्वांटिटी दे दे और पूछे कि बताओ इन सबका टोटल जोड़कर कितना बनता है, तो वो किस में आता है हमेशा? टोटल, हमेशा वो आता है एडिशन में। और मोस्टली क्वेश्चन में अगर आपको टोटल वर्ड दिख जाए तो समझ जाना आपको क्या करना है, वहां पर आपको एडिशन ही करना है। बेटा इन क्वेश्चंस में आप अपने आप को ट्रिक मत लगाओ कि हाँ कुछ भी करना होगा, या ये मत देखो कि हाँ टीचर ने बता दिया कि इसमें एडिशन करना है, इसमें सब्ट्रैक्शन, तो आप उसे फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आप सिर्फ उस क्वेश्चन की लाइन को पढ़ो कि वो कह क्या रहा है, उसकी फीलिंग को समझो कि रियल में आप हो उस क्वेश्चन की जगह और आप वो चीज कर रहे हो, उसकी हिंदी बनाओ और अपने माइंड में सेट कर लो कि अब इसका क्या होगा। जब तक इसे फीलिंग और जब तक इसे मेंटेलिटी नहीं करोगे ना तो क्वेश्चन गलत होगा। क्योंकि अगर मैं आपको कह दूं कि हाँ बेटा इस क्वेश्चन में प्लस कर लो, इस क्वेश्चन में माइनस कर लो, तो मैथ्स नहीं आने वाले आपको समझ में, और ये क्वेश्चन भी कभी नहीं आएंगे। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, हमेशा टोटल पूछा जाता है। बात करें हम सब्ट्रैक्शन की, तो सब्ट्रैक्शन में कैसा सवाल बनता है? सब्ट्रैक्शन का देखिए, मान लीजिए मैंने आपसे कुछ कहा कि मेरे पास 2 किलो दूध है और मैं 1 किलो दूध पी गई, बताओ कितना बचा। मैंने बोला कि मेरे पास टोटल इतना है और उसमें से मैंने इतना कंज्यूम कर लिया, तो बताओ कितना बचा। तो आप बचने पर क्या निकालते हैं हमेशा? मैं क्या करूंगी, मैंने बोला कि आपके पास 10 रुपए हैं और आप मार्केट गए और 5 रुपए की अपनी टॉफी खा ली, बताओ आपके जेब में कितने बचे? 5 रुपए बचे। क्या किया आपने इसके लिए? आपने उन 10 रुपए में से अपने उस 5 रुपए को क्या कर दिया? घटा दिया। घटाने को क्या बोलते हैं हम? सब्ट्रैक्शन। तो जब ऐसा दिया हो, टोटल दिया हो और आपका कुछ कंज्यूम हो चुका हो और उसके बाद में पूछे कि कितना बचा, कितना रिमेन कर रहा है अब, तब क्या करेंगे आप? हमेशा सब्ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे। तब क्या करेंगे आप? हमेशा सब्ट्रैक्शन। तो देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन में 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये दोनों अलग दिख जाएंगे आपको। जब भी आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा, बहुत सारी क्वांटिटीज दी होंगी और कहेगा कि ये जोड़ो या फिर इनमें से बताओ कितना बचा, तो ये तो दोनों आपको अलग दिख जाएंगे। अब इन दोनों की कहानी, कि इन दोनों की कहानी क्या होती है? इन दोनों की कहानी कुछ डिफरेंट होती है डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन में। आप मल्टीप्लिकेशन में कहिएगा कि मान लीजिए मेरा 1 रुपए का, मतलब 1 पेन मेरा 10 रुपए का आता है, तो बताओ मेरे 50 पेन कितने के आएंगे। तो क्या करूंगी मैं उस चीज के लिए? यहाँ मैंने कोई एडिशन किया क्या? यहाँ मैंने कोई सब्ट्रैक्शन करना है क्या? मैंने पूछा कि अगर मेरा 1 पेन 10 रुपए का आता है तो 50 पेन कितने के आएंगे। मैंने इस तरीके से पूछा है। तो बताओ कहाँ मैंने ऐड किया, कहाँ मैंने कहा आपसे कि मैं इतने इतने का सामान लाई, बताओ टोटल कितना हुआ। मैंने तो सिर्फ इतना पूछा है कि 1 पेन की वैल्यू इतनी है, तो इतने पेन की वैल्यू कितनी होगी। हमेशा क्या करते हैं उसके अंदर? मल्टीप्लाई। इसमें क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही बनता है। मैंने पूछा कि 1 पेन इतने का आता है, तो बताओ 50 पेन कितने के होंगे। अब मैं उल्टा कह दूं कि 50 पेन मेरे 100 रुपए के आते हैं, तो बताओ 1 पेन कितने का आएगा।
तो तब क्या करते हैं, तब करते हैं डिवीजन फॉलो और तब करते हैं मल्टीप्लिकेशन फॉलो। अगर मैं कम दूं, कम की वैल्यू दे दूं, छोटे की वैल्यू दे दूं, मैं कह दूं 20 पेन इतने के आ रहे हैं, 500 के बताओ कितने के आएंगे, तो अगर मैं छोटे की वैल्यू दे रही हूं और बड़ा पूछ रही हूं तब हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर मैं बड़ा ऑलरेडी दे रही हूं और एक की वैल्यू पूछ रही हूं या फिर कम की वैल्यू पूछ रही हूं तो हमेशा क्या करते हैं, डिवाइड, क्योंकि डिवाइड करने पर क्या आ जाती है, वैल्यूज कम हो जाती है। आप देखो ना खुद ही, अगर मान लो मुझे इतनी बड़ी संख्या को डिवाइड भी करना है 2 से तो हमेशा क्या मिलेगी, मुझे छोटी संख्या मिलती है। तो डिवाइड में क्या पूछता है, हमेशा छोटा ही पूछता है। तो अगर आपको बड़ा अमाउंट दे रखा हो और छोटा अमाउंट पूछा हो, 1 का पूछा हो या 2 का भी पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं है 3 का भी पूछ सकता है, 4 का भी पूछ सकता है, तो ऐसा नहीं फिक्स है कि 1 का ही पूछेगा। कम का पूछे, ज्यादा दे दे, ज्यादा वैल्यू दी हुई हो और कम का पूछे तो हम करते हैं डिवीजन, और आपको कम की वैल्यू दे रखी है और ज्यादा पूछे तो क्या करते हैं हम, मल्टीप्लिकेशन। ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। वी विल डू एग्जाम्पल ऑन दिस टॉपिक, इट विल क्लियर कंप्लीटली। अब हम इस पर क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे, आपके माइंड से सारे के सारे डाउट बिल्कुल निकल जाएंगे और जितने भी मोस्टली कंसेप्ट होंगे वो और हमारे सामने आ जाएंगे कि किस किस टाइप के हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। अगर आपने आज नहीं समझा तो ये जिंदगी भर नहीं समझ आता, और ये बहुत हमारे फैमिली, हमारे डेली यूजेस के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली पर्पस के अकॉर्डिंग क्या है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। सो एक्सरसाइज 1.3, क्वेश्चन नंबर 1, अ मर्चेंट हेड, what is the question number 1, a merchant head, I will write the question number 1, a merchant head, ₹80,290 with him। क्या कह रहा है, इस लाइन का मतलब क्या है कि एक मर्चेंट है, एक व्यापारी है, उसके पास क्या है, 80,290 रुपए हैं विद हिम, उसके पास। ही प्लेस्ड एन ऑर्डर ऑफ परचेसिंग, ही प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेसिंग 50 selling fans, 50 selling fans at 1200 each, at 1200 रुपए each। And now that how much money will be left with him, how much money left with him, this is our question। first of all there is one word left। मैंने बोला कि टोटल दिख जाए तो क्या करना होता है, प्लस करना होता है, और अगर लेफ्ट दिख जाए तो क्या करना होता है, लेफ्ट का मतलब होता है बचना। लेफ्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लेफ्ट, बचा। तो कितना पैसा बचा, तो मतलब बचने पर क्या करते हैं, हमेशा घटाया होगा कहीं ना कहीं से, तभी तो बचा होगा हमारे पास। तो जब भी लेफ्ट दिख जाए क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। बट मैं नहीं चाहती कि आप सिर्फ इस वर्ड को देखकर ही अंदाजा लगा लो कि इसमें सब्ट्रैक्शन होगा। मैं चाहती हूँ कि आप इस पूरे क्वेश्चन को एक बार पढ़ो और ध्यान से समझो। अ मर्चेंट हैड 80,290 रुपए विथ हिम, एक व्यापारी के पास इतने 1000 रुपए हैं उसके पास, ठीक है। ही प्लेस्ड एन ऑर्डर, उसने क्या किया, एक ऑर्डर दिया। किसका ऑर्डर दिया, फॉर परचेसिंग, खरीदने के लिए। 50 सेलिंग फैंस एट 1200 रुपए ईच, उसने 50 सेलिंग फैंस का ऑर्डर दिया, और ईच मतलब एक पंखे की रेट कितनी है, 1200 रुपए। कहने का मतलब 1200 रुपए क्या है, एक फैन की रेट है, और उसने कितने का ऑर्डर दिया, 50 सेलिंग फैंस का ऑर्डर दिया। हाउ मच मनी लेफ्ट विद हिम, मतलब उसके पास इतने रुपए हैं और उसने इतने फैंस का ऑर्डर दे दिया। अब मतलब इसने ऑर्डर दिया तो पेमेंट करा होगा, तो इसने पेमेंट कर दिया। अब बताओ कि उसके पास जेब में कितने रुपए बचे।
ये वही बात हो गई कि आपकी जेब में 100 रुपए हैं और आप इतने का सामान खरीदने चले गए, बताओ कितने रुपए बचे। तो आपने पहले सामान खरीदा, वो निकाले हम। तो सबसे पहले इसको लिखने का तरीका बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसे लिखेंगे। क्या लिखोगे आप? टोटल मनी मर्चेंट हैव। टोटल मनी कितना होगा जो मर्चेंट के पास है? कितना है? 80,290 रुपये। कितना मनी है उसके पास टोटल? इतना मनी। टोटल मनी मर्चेंट हैव। ही प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेसिंग 50 सेलिंग फैंस। कितने सेलिंग फैन खरीदे उसने? 50। अब मुझे एक बात बताओ, जब एक पंखा मैंने 1200 रुपये का खरीदा है तो 50 पंखे मैंने कितने के खरीदे होंगे? यहाँ पर दो ऑपरेशंस लग रहे हैं। जब मैंने एक पंखा 1200 रुपये में आ रहा है, मैंने कितने खरीदे हैं? सेलिंग फैन कितने हैं मेरे यहाँ पर? सेलिंग फैंस, नंबर ऑफ सेलिंग फैंस कितने हैं? नंबर ऑफ सेलिंग फैंस वो है मेरे, कितने हैं वो मेरे? 50। नंबर ऑफ सेलिंग फैंस कितने हैं? 50 है। अब थर्ड, प्राइस ऑफ वन सेलिंग फैन। एक सेलिंग फैन कितने का आ रहा है मेरा? एक सेलिंग फैन आता है मेरा 1200 रुपये का। एक सेलिंग फैन की प्राइस कितनी है? 1200। तो 50 की कितनी होगी फिर? तो प्राइस ऑफ 50 सेलिंग फैन। भाई पहले मैं ये तो निकालूँ कि मेरे 50 पंखे कितने के आए। तो 50 पंखे कितने के आएंगे? 1200 मल्टीप्लाई 50। मैंने कहा जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक पंखा 1200 रुपये का आ रहा है और 50 पंखे कितने के आएंगे, मतलब मैं ज़्यादा पूछ रही हूँ, तब क्या करते हैं हमेशा? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बन जाएगा? 12 5 जो 60, बाकी बची हुई जीरो लगा दो तो ये मेरा बन जाएगा 60,000। हमने क्या निकाला है यहाँ पर? प्राइस निकाला है। तो प्राइस के लिए क्या लगाते हैं यहाँ पर? रुपए। ये यूनिट्स का बड़ा ध्यान रखना है, हमें लगाते जाना है। देखो यहाँ मैंने रुपए क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ मुझसे पूछ रहे थे कि फ़ैन कितने हैं। अब फ़ैन 50 है तो 50 रुपये थोड़ी ना लिखूंगी मैं, फ़ैन लिखूंगी मैं 50। तो आप उसकी फीलिंग को देखिए कि क्या बोलना चाह रहा है। यहाँ बोला उसने कि एक पंखे की प्राइस कितनी है? इतनी, इसलिए मैंने यहाँ रुपए लगाए। अब बोला कि 50 पंखे की प्राइस कितनी है? इतनी, तो मैंने यहाँ इसलिए रुपए लगा दिए। तो अब देखिए ये हो चुकी है मेरी 50 सेलिंग फैंस की प्राइस आ चुकी है। तो मतलब मैंने 50 पंखे कितने के खरीद लिए? इतने के खरीद लिए। मैं समझ लीजिए कि मैम ही वो मर्चेंट है, मेरे पास इतने रुपए थे, मैं बाज़ार गई, मैंने इतने पंखों का ऑर्डर दिया, मेरा एक पंखा इतने का आ रहा है, तो बताओ मैंने टोटल पंखे पे कितना खर्चा कर दिया? 60,000। मैंने किसको पे कर दिया? उस दुकानदार को मैंने पे कर दिया, दे दिया 60,000 रुपये। अब ये पूछ रहा है कि हाउ मच मनी लेफ्ट विद हिम, कि अब बताओ इतने थे टोटल मेरे पास, इसमें से मैं 60,000 रुपये दे दी इसको, तो अब बताओ मेरे पास कितना बचा। तो क्या करेंगे हम? लेफ्ट मनी। लेफ्ट मनी कैसे निकालेंगे? लेफ्ट मनी क्या हो जाएगा आपका? टोटल। टोटल कितना है मेरे पास? 80,290। इसमें से मैंने खर्च कितने कर दिए? 60,000 खर्च कर दिए मैंने पंखे के ऊपर। बताओ कितना बचा? आप आराम से कर सकते हैं। जो बच्चे इनको डायरेक्ट समझ में नहीं आता है वो यहाँ पर लिख कर भी इसे घटा सकते हैं, वरना आप लोग मिस्टेक भी कर दोगे। 60,000। क्या बचेगा मेरे पास? 0। 9 में से 0 गया तो 0, 9। 2 में से 0 गया तो कितना बचता है? 2। 0 हियर एंड 20290। कितना बचता है मेरे पास? 20290। 20,290 रुपये। रुपए क्यों? क्योंकि हमसे पूछा है बचे हुए पैसे कितने हैं, तो रुपए में ही इसका आंसर आएगा। और आप चाहो तो इसे साइड में शो भी कर सकते हो, ताकि एग्जामिनर को बड़ा अच्छा लगेगा कि बच्चे ने सबको शो करके दिखाया है। तो इस तरीके से बढ़िया, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको लिखकर भी दिखाना है साथ में करने के लिए। और इन क्वेश्चंस को समझिए बेटा कि ये कहना क्या चाह रहा है। आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा है कि बताओ कितना बचेगा। अब हम यहाँ पर क्या कर दे, बच्चे क्या करते हैं मोस्टली लेफ्ट दे दिया और सब्ट्रैक्शन करना है। यहाँ पर क्या, पर यहाँ पर 3 डिजिट्स क्यों दे रखी है? भाई 2 होती तो मैं सब्ट्रैक्ट कर देती डायरेक्ट इसको इसमें से और कह देते हैं आंसर आ गया। बहुत सारे बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़ते क्वेश्चन को और दिमाग भी नहीं लगाते, और क्या करते हैं वो डायरेक्ट ही सोचते 50 तो बहुत छोटा होगा, तो क्या करेंगे पहले इसको और इसको सब्ट्रैक्ट कर, मतलब कुछ भी करके वो
सब्ट्रैक्ट कर देते हैं कैसे भी करके और उनका आंसर ले आते हैं पता नहीं कैसे, और ये आंसर तो बिल्कुल नहीं आता, गलत करके आते हैं। तो बेटा इसको देखकर ये ना समझे सब्ट्रैक्शन होगा और कहीं जल्दीबाजी में इसको घटा के आ जाओ और कह दो कि मेरा तो क्वेश्चन सही है, जबकि ऐसा नहीं है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो और उसके अकॉर्डिंग करते जाओ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब तक आप क्वेश्चन को नहीं पढ़ोगे, उसे नहीं समझोगे, उसे अपने ऊपर अप्लाई नहीं करोगे, तब तक आप उसका आंसर नहीं फाइंड आउट कर सकते और डेफिनेटली वो रॉन्ग होगा। सो प्लीज डोंट डू मिस्टेक्स एंड ट्राई द क्वेश्चंस। So from the next questions we will meet in the next video. Okay, so today's our class is completed. Please do many questions based on the exercise 1.3 and 1.2 and try to solve question number 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th and example of the 1.3 also. So don't waste your time and do more and more question and practice your maths. So आपका मैथ्स तो क्या हो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बना रहे, आपको मैथ्स में कहीं भी कोई भी कमी नज़र नहीं होनी चाहिए, ना ही आपकी मैथ्स कमज़ोर होनी चाहिए। इन छुट्टियों में हम लोग मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर लें, बहुत अच्छा कर लें तो ही बेटर है। और बेटा जो भी प्रॉब्लम्स आती है आपको वीडियोस से रिलेटेड, प्लीज़ इग्नोर देम, फोकस ओनली ऑन स्टडी एंड फोकस ओनली ऑन मी। सो दैट सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि आप लोगों को आने वाले वीडियो अपने आप शो हो जाए। एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियोस, ताकि मुझे पता चलता रहे कि मेरा वीडियो अच्छा लग भी रहा है या नहीं, या मैं ऐसे ही फालतू बनाए जा रही हूँ। और दूसरा, प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, आपको सीरियसली बहुत अच्छा लगेगा और आपको सब कुछ समझ भी आएगा। नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं, इग्नोर कर दीजिए, बट प्लीज़ आप सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस करिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।